बट आगे बढ़े। नेक्स्ट वीडियो पार्ट में बनाया गया है ताकि लोडिंग इसकी अपलोडिंग इजी हो। बट अब हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में पढ़ेंगे इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। इसके बहुत क्वेश्चन दे रखे हैं मॉड्यूल ने। स्टडी मॉड्यूल में 5-6 क्वेश्चन भर रखे हैं, मिनिमम 5 to 6 क्वेश्चन तो ही बेटा इस पर। इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर मतलब पार्टनर से जो अमाउंट मांगा गया ड्यू अमाउंट है वो लाने में कैपेबल नहीं है, न ला पाया है न ला पाएगा, परमानेंटली वो उस अमाउंट के लिए इनकैपेबल है, तो उसको कहा जाता है इंसॉल्वेंट। इसमें वो अमाउंट जो पार्टनर नहीं ला पा रहा, इंसॉल्वेंट पार्टनर जो अमाउंट नहीं ला पा रहा, जितना अमाउंट नहीं ला पा रहा वो फर्म के लिए लॉस है, क्योंकि फर्म को वो अमाउंट मिलने से रह गया, फर्म के लिए लॉस है, उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी। कि फर्म का कैपिटल लॉस है, वो अमाउंट जो फर्म को मिलने से रह गया उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी। जैसे पार्टनर बी है, ये पार्टनर बी मान लीजिए इंस्टॉलमेंट पार्टनर है, मैंने उसका बना के बताया कैपिटल अकाउंट। देखिए बेटा, जैसे उसकी कैपिटल 10,000 थी बैलेंस, उसमें उसको रिजर्व में हिस्सा मिला 10,000, और बेटा तो उसका करंट अकाउंट 25 का डेबिट था, वो डेबिट कर दिया गया। अब 45 का उसका रिलाइजेशन लॉस है, तो बेटा उसका 25 की करंट अकाउंट डेबिट है, 45 का लॉस, कुल 70 लेना है और 20 उसे देना था। बेटा 70 तो उससे डेबिट बैलेंस है और 20 उसका क्रेडिट है, 50 उसका डेबिट बैलेंस आ रहा है, 50 उससे ड्यू है, उसमें से वो सिर्फ 12,000 ला पा रहा है फुल एंड फाइनली। तो 38 जो नहीं ला पा रहा उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी। नेक्स्ट पॉइंट, प्राइवेट असेट और प्राइवेट लाइबिलिटी। बेटा पार्टनर की लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड, तो फर्म अपने अमाउंट की रिकवरी के लिए पार्टनर के घर तक पहुंच सकती है, पार्टनर की पर्सनल असेट तक पहुंच सकती है, पर्सनल प्राइवेट असेट बिकवा कर भी उससे मनी ले सकती है। लेकिन एक शर्त है कि प्राइवेट असेट में से पहले चुकाई जाएगी, पहले पे ऑफ होगी उसकी प्राइवेट लाइबिलिटी, उसकी प्राइवेट असेट पहले अवेलेबल है प्राइवेट लाइबिलिटी के लिए, उसके बाद जो अमाउंट बचता है वही फर्म ला सकती है फर्म के लिए। फॉर एग्जाम्पल ए पार्टनर है, उसकी प्राइवेट असेट 60 है, प्राइवेट लाइबिलिटी 50 है, से 10,000 अमाउंट लाया जा सकता है फर्म के क्रेडिटर्स के लिए। तो पहले उसकी पर्सनल असेट से कि पर्सनल लाइबिलिटी पे ऑफ की जाएगी, 10,000 का जो सरप्लस है वही फर्म में लाया जा पाएगा। लेकिन पार्टनर बी में उसकी पर्सनल असेट कम और लाइबिलिटी ज़्यादा, तो फर्म उससे कुछ भी नहीं ला पाएगी। हाँ ठीक है, उसकी पर्सनल लाइबिलिटी वो जाने फर्म का उससे पर्सनल लाइबिलिटी से कोई सरोकार नहीं, लेकिन हाँ पर्सनल असेट यदि बचती है पार्टनर की तो वो फर्म ला सकती है। ठीक है आपको, माइनर पार्टनर विल नॉट बियर डेफिशिएंसी ऑफ इंसॉल्वेंट, तो आपको पता ही है, तो वो लॉस बियर करता ही नहीं है, तो ये डेफिशिएंसी बियर क्यों करेगा। अब आता है इफ ऑल पार्टनर आर इंसॉल्वेंट। पहले हाँ आज एक क्वेश्चन दिया है बेटा आपके मॉड्यूल में, नोट्स में आपके मॉड्यूल में भी क्वेश्चन एक दिया हुआ है इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर पर। इसका क्वेश्चन कैसे होता है जरा देखिए, स्पेशल ट्रिक है नोट्स उसके पॉइंट। पहले बेटा इसमें एक क्या होता है, खास बात यह है कि जनरली हम जब बनाते हैं रियलाइजेशन तो लाइबिलिटी बाय क्रेडिटर्स वगैरह धर लेते हैं और यहाँ उसका पेमेंट कर देते हैं। तो बेटा इस जब ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट हो यानी फर्म इंसॉल्वेंट हो, उस केस में लाइबिलिटी को रियलाइजेशन में ले जाने के बजाय उसका एक सेपरेट अकाउंट खोला जाता है। उसका रीजन मैं बताऊंगा आपको आगे। इसमें आपको एक डेफिशिएंसी अकाउंट भी खोलना होता है, बताऊंगा उसका यूज। और क्योंकि सारे ही पार्टनर ये बोल गए, खुश हो गए, पेसड्डी हो गए, कोई भी पार्टनर सॉल्वेंट नहीं बचा, कोई किसी की डेफिशिएंसी को बियर नहीं करेगा। नो पार्टनर विल बियर डेफिशिएंसी अनदर। और फिर बेटा क्या करना है, ट्रांसफर टू डेफिशिएंसी अकाउंट। जो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट के बैलेंस बच जाए, कोई किसी को बियर नहीं कर रहा है कोई, तो बेटा पार्टनर की जो क्लोजिंग बैलेंस बच जाए, डेबिट या क्रेडिट सब डाल दो डेफिशिएंसी अकाउंट में, और जो क्रेडिटर देने से बच जाए, जो क्रेडिटर अनपेड रह जाएंगे उसको भी डाल दो डेफिशिएंसी में। क्यों, उसको मैं समझाता हूँ अभी। ये तो स्टेप मैंने आपको लिखवा दी कि इंसॉल्वेंसी ऑल पार्टनर में क्या खास बात है कि आपको कैपिटल अकाउंट को भी भेजना पड़ता है डेफिशिएंसी अकाउंट में, और अनपेड लाइबिलिटी मान लो 10 लाख थी, दे पाए 7 लाख, 3 लाख ना दे पाए हैं ना दे पाएंगे, उसको डाल दो डेफिशिएंसी अकाउंट में। क्या एग्जांपल से समझा रहा हूँ बेटा मैं आपको, एग्जांपल बेहतर रहेगा, फटाफट बेटा 5 मिनट में तो निपट जाएगा। ओपनिंग ये क्या असेट्स है 194 की,
केज बैंक है 12,000, कैपिटल ए की 48, बी की 8,000, सी की 10,000, रिजर्व है 20 का और क्रेडिटर है 128 के। रेशो है 3:1। असेट्स जो 194 की थी उससे मिला 74, सिर्फ 74 ही मिला, काफ़ी लॉस हुआ। और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 3,000। ओनली बीज प्राइवेट असेट आर एक्सेस बाय 9,000 ओवर इज प्राइवेट लाइबिलिटी। बी के पास ही प्राइवेट असेट ज़्यादा है उसकी प्राइवेट लाइबिलिटी से, तो बी से 9,000 आ पाएगा। और मुझे लिख देना चाहिए वैसे, ऑल पार्टनर आर इंस्टॉलमेंट। बेटा भी क्वेश्चन तो मैंने आपके बेसिकली बनाए हुए हैं, छोटी मोटी गलतियाँ तो मेरी माफ़ करो आप। ऑल पार्टनर इंस्टॉलमेंट और बी से सिर्फ 9,000 मिल पाएगा, पर्सनल असेट से ए और सी से वो भी नहीं मिल पाएगा। ठीक है बेटा, इसमें क्या करना है तरीका देखो, ये असेट को ले आओ, रिलेशन में 2 असेट्स 194, असेट को ले गए रिलाइज में। कैश बैंक को नीचे ले आओ, 12,000 का कैश बैलेंस, इसको तो रियलाइज करना ही नहीं, तो ऑलरेडी रियलाइज्ड है। फिर कैपिटल 48 और 10 48 और 10 लिख दिया बाय बैलेंस। बेटा रिजर्व है 20,000 का। ओहो, रेशो मैंने 3:1 ले लिया। रेशो में एक काम करता हूँ ना, रेशो में थोड़ा अच्छा कर देता हूँ, 20,000 के लिए रेशो 5, 3 और 2 कर देता हूँ, बट थोड़ा ठीक रहेगा। तो ये रिजर्व बांट दो तीनों में, बाय जनरल रिजर्व 10,000, 6,000 और 4,000। मैंने रेशो चेंज कर दिया, क्या फ़र्क पड़ता है बेटा, रिजर्व बांट दिया। अब बेटा ये कैपिटल अकाउंट में आ गया, ये रिजर्व बांट दिया। अब क्रेडिटर जो जनरली हम लेते हैं रियलाइजेशन में, उसके लिए मुझे अलग अकाउंट खोलना है। इसका वजह बताता हूँ मैं आपको। क्रेडिटर है 128 के, शायद कितने थे 128, यस ये भी ले लिया हमने। इसको अलग अकाउंट में लेने की वजह मैं आपको अभी बताऊंगा बेटा। देखिए हो गया वजह, ये बेटा वजह नीचे लिखी नोट। देखिए बेटा, जैसे जनरली क्या होता है, हम क्रेडिटर लेते हैं रिलाइजेशन में, को सेटल कर दिया 68 में, 2,000 हमारा रिलाइजेशन प्रॉफिट है, यस हम खुश होते हैं कि हमारा प्रॉफिट हो गया। 70 के क्रेडिट को हमने 2,000 कम में निपटा दिया, 2,000 प्रॉफिट, ये हमारा रिलाइजेशन प्रॉफिट है। लेकिन लेकिन बेटा सोचो, इफ फर्म अनेबल टू पे इट्स क्रेडिटर इज नॉट इज, अब देखो बेटा, लेकिन यहाँ पर 70 में से, मैं आपको यहाँ समझाऊँ, 70 में से फर्म मान लो इसको 20 ही दे पा रही है ही नहीं फर्म के पास कैश, फर्म डिसॉल्व हो गई, असेट बिक गई, पार्टनर टे बोल गए, पार्टनर से जो मिलना था वो भी ले आए, वो भी खत्म, पार्टनर दिवालिया हो गए। बेटा आप 50 क्रेडिट को नहीं दे पाए, तो क्या ये हमें खुशी मनाना चाहिए, अरे यार 50 का हमें एक फ़ायदा हो गया? बेटा 50 का फ़ायदा नहीं हो गया, तो हमारी मजबूरी है कि हम 50 नहीं दे पाए, तो ये 50 हमारी एफिशिएंसी है, हमें अमाउंट कम पड़ गया 50,000 का, इसको हम रिलाइजेशन प्रॉफिट करते ही नहीं बोल सकते, इसलिए इसको रिलाइजेशन अकाउंट में नहीं लेते। बेटा यदि रिलाइजेशन में ले लेते तो ये ऐसा होता है जैसे रिलाइजेशन प्रॉफिट हो, जबकि रिलाइजेशन प्रॉफिट नहीं है। ठीक है बेटा, उस एंगल से क्रेडिटर अकाउंट अलग से खुलेगा, यहाँ खुलेगा 128, इनको दे पाएंगे कम, बचे हुए को हम रिलाइजेशन प्रॉफिट नहीं मान सकते। यदि इसको हम ले लेते रिलाइजेशन में तो हमारा रिलाइजेशन प्रॉफिट आ जाता, जबकि प्रॉफिट नहीं बल्कि मजबूरी है कि फर्म अमाउंट नहीं दे पा रही। ठीक है, ये ले रहे हैं बेटा। अब यहाँ पर बाय कैश असेट से मिला 74, रिलाइजेशन में क्रेडिट, कैश में 74 डेबिट, रिलाइजेशन एक्सपेंसेस 3,000 बाय रियलाइजेशन 3,000, और यहाँ पर 2 कैश ब्रैकेट में एक्सपेंसेस, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 3,000 यहाँ डेबिट। बस बेटा अब यहाँ प्रॉफिट लॉस निकाल लो, क्योंकि आप यदि क्रेडिटर यहाँ लाते तो हेवी प्रॉफिट दिखाई देता कि क्रेडिटर को तो आप बहुत कम दे पा रहे हो, वो प्रॉफिट नहीं, वो हमारी मजबूरी है, इसलिए हम अब बेटा लॉस निकाल लो। 194 ये अगेन 74 ही मिला, इनके खर्चे भी हो गए, लॉस आ गया 123 का बाय पार्टनर्स कैपिटल। ये लॉस बांट दो एबीसी में, टू रियलाइजेशन 61,500, 36,900, 24,600, ये हमने रियलाइजेशन लॉस तीनों में बांट दिया। और बेटा यहाँ पर पार्टनर बी आपको पता ही कि देखिए, अब आप देखें ना बेटा, ए में
क्रेडिट कम डेबिट ज़्यादा, कैश मंगाने का बोला, ए ने ना कर दी, बोले हमारे पास तो कुछ नहीं है और प्राइवेट एसेट भी नहीं है। फिर बी है, बी का भी डेबिट ज़्यादा क्रेडिट कम, उससे मंगाया गया, वो लाभ आया सिर्फ 9,000, 9,000 मंगा लो। 2 बीस कैपिटल 9,000, कैश में डेबिट और बी में क्रेडिट। बी से मंगा लिया बस, सी ने भी ना कर दिया, सी की डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट कम, नहीं ला रहा है वो कैश, ठीक है बेटा। अब जो कैश बची ना, ये कैश आप दे दो क्रेडिटर को फुल एंड फाइनली, क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं बचा। 12,000 ओपनिंग कैश थी, असेट से 74 आया, पार्टनर से 9,000 आया, फिर खर्चे हो गए 3,000, कैश बची बैलेंसिंग फिगर बाय क्रेडिटर्स 92, यहाँ से क्रेडिट और क्रेडिटर्स में 2 कैश 92 डेबिट, जबकि देना था 128, 36 नहीं दे पाए, न दे पाएंगे बेटा। यदि आप इसको रिलाइजेशन में ले लेते क्रेडिट में और ये पेमेंट डेबिट में, तो 36 का रिलाइजेशन प्रॉफिट आ जाता, जो कि गलत है बेटा। 36 न दे पाए, ये कोई रिलाइजेशन प्रॉफिट नहीं बल्कि मजबूरी है, तो इसको ले जाओ टू डेफिशिएंसी, ये कम पड़ गया। 36 यहाँ डेबिट, डेफिशिएंसी में क्रेडिट बाय क्रेडिटर्स। 36 यार क्रेडिट में डेबिट, डेफिशिएंसी अकाउंट में क्रेडिट। हाँ बेटा बस। अब जिस पार्टनर का जो बैलेंस बचा वो डाल दो, ट्रांसफर कर दो डेफिशिएंसी अकाउंट में और अकाउंट क्लोज करो जयराम जी की। देखो बेटा, ए का 61,500 डेबिट माइनस 50 क्रेडिट, 11,500 बाय डेफिशिएंसी, यहाँ से क्रेडिट, डेफिशिएंसी में 11,500 टू एस कैपिटल। बेटा बैलेंस क्रेडिट है तो क्रेडिट, डेबिट जो बैलेंस बचा डेबिट या क्रेडिट डाल दो। डेबिट है तो यहाँ आ जाएगा, क्रेडिट तो यहाँ आ जाएगा। देखते हैं हमारे इसमें दोनों आ रहे हैं, सिर्फ डेबिट डेबिट आ रहे हैं, देखते हैं बेटा। और बी का 36,900 माइनस 8,000 माइनस 6,000 माइनस, इसका भी 13,900 डेबिट, यहाँ क्रेडिट, एफिशिएंसी में डेबिट, में भी शायद वही आ रहा है। 24,600 डेबिट माइनस 14,000, 10,600 यहाँ क्रेडिट और डेफिशिएंसी में 2 सीज कैपिटल 10,600। देख लो बेटा, टोटल कर लो बस, टैली हो गया। 36 डेबिट, 6 क्रेडिट, इस तरह से एक्सचेंज अकाउंट क्लोज हो गया। यह है इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर, ठीक है बेटा। आपको क्वेश्चन नंबर 3 मॉड्यूल का अमल एंड बीमल के नाम से क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व कर लेना है। यह है इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर का। अब बेटा इंसॉल्वेंसी ऑफ वन पार्टनर, जो आपका जिसके लिए आप थोड़ा वेट कर रहे हैं कि गार्डनर वर्सेस मरे वगैरह, ये बेटा इंसॉल्वेंसी ऑफ वन पार्टनर। उसमें तो इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर थी, कोई किसी की डेफिसिट बियर नहीं कर रहा था, तो सारे बैलेंसेस डाल दिए डेफिशिएंसी अकाउंट में और अनपेड क्रेडिटर को भी डाल दिया था डेफिशिएंसी अकाउंट में। अब आता है इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी वन पार्टनर। बेटा अब यहाँ तो बड़ा सिंपल है। अब यहाँ पर जब एक ही पार्टनर इंसॉल्वेंट है और बाकी सॉल्वेंट है, तो उस इंसॉल्वेंट पार्टनर की डेफिशिएंसी को सॉल्वेंट पार्टनर किस तरह से बियर करे, ये क्वेश्चन मार्क है बेटा। यहाँ पर यदि एक ही सॉल्वेंट बचा है, एक ही गरीब बचा है बेचारा, सॉल्वेंट एक ही बचा है, तो सबकी डेफिसिट वही बियर करेगा। मान लो ए बी में से बी ही बचा है सॉल्वेंट, तो फिर क्या कोई रेशियो नहीं, कोई रूल नहीं, ए की डेफिसिट बी बेयर करेगा। ए बी सी 3 पार्टनर थे, ए भी गया गड्ढे में, बी भी गया गड्ढे में, दोनों इंसॉल्वेंट, बचा सी, सिर्फ वही सॉल्वेंट है, तो ए की डेफिसिट भी सी बेयर करेगा, बी की डेफिसिट भी सी बेयर करेगा, कोई रेशियो नहीं, कोई गार्डनर वर्सेस मरे नहीं। तो जब एक ही पार्टनर सॉल्वेंट बचा हो तो वही सबकी डेफिसिट बियर करता है। लेकिन जब एक से ज़्यादा सॉल्वेंट पार्टनर एक से ज़्यादा हो, इफ देयर आर 2 और मोर देन 2 सॉल्वेंट पार्टनर, तब आता है कि सॉल्वेंट पार्टनर 2 या 2 से ज़्यादा है तो कौन सॉल्वेंट पार्टनर कितनी डेफिसिट बियर करेगा। इसके बारे में यदि solvent partner will bear deficiency of other in agreed ratio if given in deed। डीड में तय कर रखा है, जैसे एक क्वेश्चन था कपिल देव, एफ कपिल एस कपिल, उसमें था कि उसके फादर ने डेफिसिट बियर कर ली थी आदि, तो फिर जो कहे वैसा कर लो, जो डीड कहे वैसा कर लो, जैसा कहे डीड वैसा करना है। फिर कोई रूल नहीं, कोई ब्रिटिश रूल नहीं, कोई यूके रूल नहीं, कोई गार्डनर वर्सेस मरे नहीं, जैसा डीड कह रही वैसा कर लो। तो जैसा क्वेश्चन कहे वैसा कर लो। यदि क्वेश्चन में दिया है तो जैसा क्वेश्चन का सेक्शन वो करो, उसकी डेफिसिट को बांट दो सॉल्वेंट पार्टनर में एज पर अग्रीड रेशियो, एज पर गिवन रेशियो इन द क्वेश्चन। यदि क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं क्लियरली कि, और लेकिन
मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में वो लिख देते गार्नर वर्सेस मरे, और न लिखा हो गार्नर वर्सेस मरे तो भी हम ये अज्यूम करते हैं जनरली कि गार्नर वर्सेस मरे एप्लीकेबल है, पर जनरली वो लिखा होता है। मैंने लिख भी दिया, इफ क्लॉज इन, इफ नो क्लॉज इन डीड, इफ नो क्लॉज इन डीड अप्लाई गार्नर वर्सेस मरे। देखा बेटा रूल गार्नर वर्सेस मरे का क्या है। बेटा गार्नर वर्सेस मरे का रूल नंबर 1 क्या है, जो जज ने बनाया वो हमें फॉलो करना पड़ेगा। ये इलॉजिकल रूल है, पहला रूल इलॉजिकल है, और इसकी एंट्री फॉर्म जनरली सिर्फ अकाउंटेंट करता है, एक्चुअल में कुछ नहीं होता जो मैं करवा रहा हूं अभी। असेट 50 की है, मिला 40, 10 का रिलेशन लॉस रहा है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तो इस रिलेशन लॉस को बांटते हैं हम ए बी सी में, ये बांट देते हैं ए बी सी में। मान लो 5000, 3000, 2000, मान लो इसमें बी इंसॉल्वेंट है, ठीक है भाई, सॉल्वेंट बचे ए और सी। तो सॉल्वेंट पार्टनर ही ए और सी है, तो उनको जो रिलेशन लॉस डेबिट हुआ है ए और सी को, ये ए और सी में डेबिट होगा, ये डेबिट करा, जो भी है बेटा। तो बेटा जो भी रिलेशन लॉस जो से आया है, ये सॉल्वेंट पार्टनर को कैश में लाना पड़ता है, जो उनके अकाउंट में लॉस डेबिट होता है वो उन्हें नकद में लाना पड़ता है। तो यहाँ पर रूल क्या हुआ, सॉल्वेंट पार्टनर आर रिक्वायर्ड टू bring cash equal to their share in realization loss। ठीक है बेटा, जैसे जो भी बेटा, जैसे यहाँ पर एबीसी में, अच्छा ये तो ठीक है, ये तो हो गया है ना बेटा। बेटा ये में कभी कभी क्या होता है, ये रूल जरूरत नहीं भाई, फॉर्म जैसे ये केस मंगाने का जो क्लॉज है ये हमें एग्जाम में तो करना है, प्रैक्टिकली ये बेटा नहीं होता। बोले फॉर्म के पास पहली केस पड़ी है, भली बी पार्टनर इंसॉल्वेंट है पर फर्म इंसॉल्वेंट नहीं है, फर्म के पास सफिशिएंट केस है और क्रेडिट को देने के लिए फंड है, उल्टा केस पड़ी हुई है, उल्टा केस पार्टनर लेके जाने वाले हैं अभी डिसोल्यूशन पर, तो क्या केस लाना और वापस क्यों ले जाना, पहली फर्म के पास केस की कोई कमी नहीं है, उल्टा केस ए और सी लेकर जाने वाले हैं, पर केस लाने की एंट्री हमको पास करनी पड़ती है इस रूल को फॉलो करने के लिए, पर एक्चुअल में इस रूल की कोई औचित्य नहीं है यदि फर्म का सफिशिएंट केस है तो, पर हमें रूल फॉलो करना पड़ेगा एग्जाम में, तो कि रिलेशन लॉस में जो सॉल्वेंट पार्टनर है उसका हिस्सा नगद में लाना पड़ेगा। अब बेटा दूसरा रूल, एबीसी पार्टनर है, उनका बैलेंस लिखा है मैंने 50, 10 और 0, और बी मान लो का बैलेंस बेटा लॉस 30 है और बैलेंस 10 है, तो उसे 20,000 लेके आना है बी को 20,000 लाना है, पर वो 6,000 ला पा रहा है फाइनली, तो 14,000 क्या हो रहा है डिफिशिएंसी, ये लॉस ए एंड सी बियर करेंगे, ये यहां क्रेडिट कर कर टू बीस कैपिटल के नाम से यहां और यहां डेबिट करना पड़ेगा 14,000। तो ये डेफिसिट, इंसॉल्वेंट की डेफिसिट को सॉल्वेंट पार्टनर कैसे बियर करें, डेफिसिट ऑफ 14 ऑफ बी, सॉल्वेंट है ए और सी, तो बेटा ये बियर करेंगे एज पर गार्नर वर्सेस मरे इन देयर कैपिटल रेशो। बेटा यहां पर कैपिटल जैसे अभी 5 और 3 है, तो यदि कैपिटल रेशो मेरा हमारी इसमें एग्जाम्पल में 5 और 3 है, तो 5 और 3 8, तो 14,000 की डेफिसिट को डिवाइड बाय 8 इंटू 5, 8750 ए बियर करेगा और बची हुई 5250 सी। अच्छा बेटा अब आता है कैपिटल रेशो के लिए, कैपिटल का मतलब क्या, इफ फिक्स्ड कैपिटल, यदि कैपिटल फिक्स है, यदि क्वेश्चन में कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों दिया है इसका मतलब कैपिटल फिक्स है, तो इन फिक्स्ड कैपिटल रेशो, इन फिक्स्ड कैपिटल रेशो, यदि कैपिटल फिक्स है तो फिर उसी फिक्स कैपिटल के रेशो में पार्टनर बियर करेंगे डेफिसिट ऑफ इंसॉल्वेंट, जिसकी कैपिटल ज्यादा वो ताकतवर वो ज्यादा डेफिसिट बियर करेगा, ये जज का मानना रहा होगा, ठीक है। अब यदि दूसरा है
इफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, इफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, तो रूल क्या है उसके केस में है कैपिटल ऑन द डे ऑफ डिसोल्यूशन बिफोर रियलाइजेशन प्रॉफिट या लॉस। जिस दिन डिसोल्यूशन स्टार्ट हुआ या जिस दिन इंसॉल्वेंसी स्टार्ट हुई, जब हुई उस दिन की कैपिटल, लेकिन उसमें रियलाइजेशन प्रॉफिट या लॉस का हिस्सा नहीं आना चाहिए। मतलब क्या बेटा, यहाँ पर ना जैसे सॉल्वेंट पार्टनर कैपिटल या सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट ए और सी मानो कि कैपिटल ले लो, उनका जनरल रिजर्व बेटा ये भी पार्ट ऑफ कैपिटल होता है, वो ले लो। कोई पीएल का डेबिट बैलेंस है, लॉस है, वो घटा दो, यदि लॉस है तो घटा दो। P&L क्रेडिट है तो जोड़ दो। और कोई हाँ बेटा, लेकिन रियलाइजेशन प्रॉफिट लॉस मत जोड़ना, क्योंकि हमें चाहिए डिसोल्यूशन स्टार्ट हुआ ना वहां की कैपिटल, और प्रॉफिट लॉस तो कब निकलता है, एंड में। और ये कैपिटल कब के देते हैं, बिगिनिंग की, जब डिसोल्यूशन स्टार्ट हुआ बिगिनिंग की कैपिटल। रिजर्व भी उस वक्त मौजूद था, P&L यदि डेबिट है तो मौजूद था, बिफोर रियलाइजेशन प्रॉफिट लॉस। हाँ, लेकिन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कुछ है अफेक्टिंग प्रॉफिट, और प्रॉफिट को अफेक्ट करती है तो कैपिटल को अफेक्ट करती है, वो भी कर लेंगे बेटा। ये आएगी करेक्ट कैपिटल बिफोर रियलाइजेशन प्रॉफिट या लॉस। बेटा कभी कभी ये जानना मुश्किल होता है कि रेक्टिफिकेशन एरर क्या है और क्या है। जैसे मैं आपको एग्जांपल आगे आगे दूंगा। अभी क्रेडिटर रिकॉर्ड होना रह गए, या सॉरी परचेज रिकॉर्ड होना रहेगी, तो ये एरर है, इसका इफेक्ट प्रॉफिट पे जाएगा, कैपिटल पे जाएगा, कैपिटल करेक्ट करनी पड़ेगी। लेकिन वो परचेज क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड करना रह गई थी, वो एक एरर थी। लेकिन एक वर्कर का क्लेम, वो पता है फर्म को कि वर्कर को देना पड़ सकता है, पर नहीं भी, वो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी फर्म ने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, तो जानबूझ के रिकॉर्ड नहीं किया, वो एरर नहीं है। और भली वो लायबिलिटी आ गई हो तो वो रियलाइजेशन लॉस है, पर वो रेक्टिफिकेशन वाला लॉस नहीं है, ध्यान रखना। अब बेटा फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन रिगार्डिंग गार्नर वर्सेस मरे में जो डाउट आता है, इफ ऑल सॉल्वेंट पार्टनर हैविंग, इफ एनी सॉल्वेंट पार्टनर हैविंग डेबिट बैलेंस इन हिज और हर कैपिटल अकाउंट, और वो बेटा ABCD है, ABCD है, उसमें B गया गड्ढे में, इंसॉल्वेंट बचा ACD, उसमें C बैलेंस, C पार्टनर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है, लेकिन बैलेंस ऑफ कैपिटल डेबिट है। डिसोल्यूशन के वक्त जो हमने ऊपर रेशियो निकाला उस पर कैपिटल डेबिट थी, तो वो डेफिसिट बियर करने से बच जाएगा, क्योंकि जब कैपिटल रेशियो निकालेंगे तो A की कैपिटल आएगी, D की आएगी, C की कैपिटल तो जीरो है, उल्टा नेगेटिव है, डेबिट है, तो उसकी कैपिटल सॉल्वेंट होने के बाद भी वो बच जाएगा। तो विल नॉट बियर डेफिशिएंसी, सॉल्वेंट होने के बावजूद भी वो डेफिशिएंसी बियर करने से बच जाएगा, क्योंकि उसका बैलेंस डेबिट था। इस सॉल्वेंट पार्टनर हैविंग डेबिट बैलेंस इन हिज कैपिटल अकाउंट विल ही ब्रिंग हिज शेयर इन रियलाइजेशन लॉस, यस। बेटा डेबिट बैलेंस है तो कैपिटल रेशियो निकालते हैं, उसका रेशियो में जीरो आएगा, इसलिए वो रियलाइजेशन, वो डेफिशिएंसी नहीं बियर करेगा। लेकिन रियलाइजेशन लॉस को सॉल्वेंट पार्टनर नगद में लाएंगे, मतलब उसमें तो A भी लाएगा, C भी लाएगा, D भी लाएगा। C का बैलेंस डेबिट बैलेंस है तो भी वो रियलाइजेशन लॉस तो नगद में लाएगा, क्योंकि वो सॉल्वेंट है। व्हाट इफ क्वेश्चन डज नॉट स्पेसिफाई यूज ऑफ, तो अप्लाई, अज्यूमिंग गवर्नर वर्सेस मरे अप्लाई करके आपको अप्लाई करना चाहिए। इफ रियलाइजेशन प्रॉफिट है तो नो नीड ऑफ ब्रिंगिंग कैश, नो नीड ऑफ ब्रिंगिंग कैश। रियलाइजेशन लॉस है तो केस में लाना पड़ता है सॉल्वेंट पार्टनर को, प्रॉफिट है तो कुछ नहीं करना है। तो बेटा ये था रिगार्डिंग। अब यहाँ पर जो मैं बता रहा था बेटा, ये गार्नर वर्सेस मरे का एप्लीकेशन बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है, आपको ही कर लेना बेटा। क्वेश्चन मेरे को बच्चों ने ये कहा कि सर आप क्वेश्चन प्लीज़ मत कराइए, मैक्सिमम फीडबैक ये आया, क्वेश्चन मत कराइए सर, आप बहुत लंबा टाइम लग जाता है, वैसी बहुत लेंथी है। आप बेसिक पॉइंट डिस्कस करके आगे बढ़िए, हम क्वेश्चन हम कर लेंगे। और इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर तो हमने बता ही दिया, और इंसॉल्वेंसी ऑफ वन पार्टनर बहुत आसान है, मैंने आपको बता ही दिया बेटा सारी बातें। हाँ, बस कैपिटल कौन सी लेंगे, करेक्ट। जिससे अनरिकॉर्डेड परचेज, क्रेडिटर रिकॉर्ड होने रह गए थे, तो क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड होना रह गई थी, इसलिए परचेज कम लिखी गई, उससे प्रॉफिट ज़्यादा आ गया, प्रॉफिट ज़्यादा आने से कैपिटल ज़्यादा आ रही है, तो कैपिटल गलत है, उसको कम करना पड़ेगा ना, तो करेक्ट कैपिटल तो करनी पड़ेगी ना।
तो वो रेक्टिफिकेशन करेंगे, लेकिन रियलाइजेशन एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, कैपिटल लेंगे आफ्टर रेक्टिफिकेशन बट बिफोर रियलाइजेशन प्रॉफिट या लॉस, और उस रेशो में डेफिसिट क्लियर करता है सॉल्वेंट पार्टनर। ठीक है बेटा। अब आता है नेक्स्ट पार्ट, पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन। अब आता है बेटा पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन। पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ग्रेजुअल। बेटा क्या होता है इसमें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश एज एंड व्हेन रिसीव्ड, एज एंड व्हेन अवेलेबल। बेटा जैसे आउटसाइड, बेटा इसमें बनता है स्टेटमेंट ऑफ पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे हमने पहले क्या ली थी, आउटसाइड लायबिलिटी लेते हैं, फिर पार्टनर्स का लोन लेते हैं, फिर पार्टनर्स की कैपिटल। जैसे क्रेडिटर 7,60,000 के हैं और आउटसाइड लोन 2 लाख का है, तो पहले पेमेंट किसको करेंगे, जो अवेलेबल, जैसे जैसे असेट बिकती जाएगी, कैश आती जाएगी, पहले पेमेंट करेंगे आउटसाइड का। मान लो हमारे पास पहले मंथ में, पहली इंस्टॉलमेंट में, पहले लॉट में हमारे पास सिर्फ 3 लाख कैश अवेलेबल है, तो 3 लाख को बांट देंगे क्रेडिटर और लोन में उनके अमाउंट के रेशो में। और फिर जब क्रेडिटर पे हो जाएंगे, लोन पे हो जाएगा, आउटसाइड लायबिलिटी पे होने के बाद नंबर आएगा पार्टनर्स जो उनसे लोन लिया हुआ है उसका। बेटा ये पार्टनर का लोन लिया है वो अलग रखना पड़ेगा प्रायोरिटी में, और कैपिटल देना है वो सेकेंडरी है। लोन लिया है वो पहले पे करते हैं, कैपिटल बाद में। तो लोन और कैपिटल कभी मर्ज नहीं करेंगे, बल्कि अलग अलग रखेंगे। ये लोन कैपिटल में कभी मर्ज नहीं होगा, ना पार्टनर होने देंगे, क्योंकि उन लोन वो चाहिए प्रायोरिटी में मांगेंगे। मान लो ए और बी ने लोन दे रखा है, तो कहेंगे भाई पहले हमारा लोन पे करो, उसके बाद कैपिटल का पेमेंट शुरू करना। तो लोन फ्रॉम पार्टनर पहले आएगा, और फिर वो भी उनके रेशो में यदि कैश का, और फिर बाद में पार्टनर कैपिटल। अब बेटा यहाँ पर, अब इसके पॉइंट नंबर 1, बेटा ये क्वेश्चन में क्रेडिटर बैलेंस शीट में, ये आपको पता है कि स्टेटमेंट ऑफ पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही बनता है। उसमें हम लायबिलिटी लिखते हैं, क्रेडिटर जैसे कितने हैं। बेटा क्रेडिटर यहाँ लिखने कितने हैं उसका पॉइंट 1 बता रहा हूँ। यहाँ कितने, बेटा बैलेंस शीट में क्रेडिटर 4384 है, पर क्वेश्चन नीचे लिखता है कि वो सेटल हो गए 4370 में। तो बेटा हमें यहाँ पर अमाउंट ये वाला लिखना है, जितने में सेटल हुआ है वो, क्योंकि हमें देना तो वही है ना जो सेटल हुआ है, तो हमें फाइनल अमाउंट ही ऊपर लिखना चाहिए स्टेटमेंट में। ठीक है बेटा। तो क्रेडिटर स्टेटमेंट में जो लायबिलिटी में लिखा जाएगा वो जो सेटल हुआ है। ठीक है बेटा। अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी टेकन इन स्टेट। बेटा आप जो यहाँ हम लेते हैं कैपिटल, ये जो लेते हैं ना कैपिटल, ये क्योंकि बेटा ये कैपिटल कौन सी है, एट द स्टार्ट ऑफ डिसोल्यूशन, ओपनिंग धीरे धीरे एंड आएगा। अभी तो पहली इंस्टॉलमेंट मिलेगी, जैसे जैसे एसेट बिकती जाएगी वैसे वैसे हम कैश डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे। तो यहाँ जो कैपिटल लिखी जाएगी वो बिगिनिंग वाली होगी। अब बिगिनिंग वाली कैपिटल कैसे लिखते हैं जरा देखो, उसमें क्या क्या एडजस्टमेंट होते हैं बेटा, उसके लिए मैंने लिखा है। यहाँ आप ले लो कैपिटल ऑफ पार्टनर एज पर बैलेंस शीट। जनरल रिजर्व भी जब डिसोल्यूशन स्टार्ट हुआ तब से मौजूद है, वो जोड़ दो, वो भी पार्ट ऑफ कैपिटल, वो भी देना है आपको, वो ऐड करना है आपको, लिखा भी मैंने। फिर बेटा करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस यदि है तो वो भी जोड़ दो, यदि क्रेडिट है तो जोड़ दो, और यदि करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो वो लेस कर दो, क्योंकि कैपिटल देना है तो डेबिट बैलेंस लेना भी है। और यदि लोन पार्टनर को दिया हुआ है, बेटा लिया हुआ है वो तो यहाँ जाएगा ना प्रायोरिटी में, लोन लिया हुआ है। लेकिन यदि लोन दिया हुआ है, लोन दिया हुआ है, लोन टू पार्टनर है, तो बेटा जैसे लोन टू पार्टनर, फॉर एग्जांपल बी को देना है कैपिटल का, बी को देना है रिजर्व का, बी को देना है करंट अकाउंट का, लेकिन बी से इतना लेना भी है लोन का, तो लेस कर दो। तो बेटा लोन यदि पार्टनर को दिया हुआ है तो कैपिटल से एडजस्ट कर दो, उसका यहाँ लेस कर दो, लेकिन पार्टनर से लोन लिया हुआ है तो लिया हुआ लोन यहाँ नहीं आता है, बल्कि वो बेटा अलग से लायबिलिटी में प्रायोरिटी में दिखाना पड़ता है। मैंने आपको समझा दिया, मैंने बाकी लिख भी दिया इसको। हाँ बेटा इसमें क्या बताया, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का इफेक्ट दे दो, अफेक्टिंग बैलेंस शीट कैपिटल, जो बैलेंस शीट की कैपिटल है, यदि कोई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है जिससे बैलेंस शीट की कैपिटल अफेक्ट हो रही तो वो भी दे दो। लाइक क्रेडिट परचेज नॉट रिकॉर्डेड, पर्सनल एक्सपेंसेस रॉन्गली डेबिटेड टू फर्म्स एक्सपेंस, पर्सनल एक्सपेंस पार्टनर बी के थे, वो फर्म ने अपने खर्चे मान लिए, उससे फर्म का प्रॉफिट कम हो गया, उससे कैपिटल कम होगी तो कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी, रेक्टिफिकेशन एरर तो करना पड़ेगा। ये होगी रेक्टिफाइड यानी करेक्ट कैपिटल बिफोर रियलाइजेशन प्रॉफिट या लॉस। इस ये कैपिटल जो होती है, ये रेक्टिफाइड जो कैपिटल है ये हमें देना है, तो बेटा वो हम यहाँ पर देना दिखा देंगे। समझ में आया? और मैंने लोन के बारे में लिख दिया। अब बेटा अगला पार्ट, पॉइंट नंबर ये तो हो ही गया। जैसे बेटा ये लोन बी को दिया हुआ है, तो बी से 14 लेना भी है और 54 देना है, तो नेट 40 देना दिखाओ ना उसको, नेट 40 ही लेना दिखाएंगे उसको। ठीक है, यदि लोन लिया हुआ होता ना यहाँ पर तो लोन अलग रखते और कैपिटल अलग रखते। ठीक है। अब बेटा पॉइंट नंबर 4, जैसे पार्टनर कैपिटल 80 का क्रेडिट बैलेंस है, 10 का रिजर्व है 90। अब बेटा मैं जो बताना चाहता हूँ, जनरली हम जब पार्टनर का अकाउंट बनाते हैं एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, बैलेंस उसका कैपिटल में 80 था, रिजर्व में हिस्सा उसका 10 है, कुल देना 90 आ रहा है बैलेंस शीट में, उसमें
और बेटा यहाँ आप जानते हैं रिलाइजेशन प्रॉफिट आता है या लॉस, लॉस है तो यहाँ आता है, प्रॉफिट तो यहाँ आता है। 90 की बजाय उसे फुल एंड फाइनली 60 दिया जा रहा है, फाइनल पेमेंट 60 ही हो रहा है। इसका मतलब जब बुक्स में बैलेंस 90 है तो फिर 60 क्यों मिल रहा है, 90 पूरा क्यों नहीं मिल रहा है बेटा? 30 का क्या रहा होगा, रियलाइजेशन लॉस रहा होगा। यानी ये है अनपेड कैपिटल। तो अनपेड कैपिटल क्या रिप्रेजेंट करती है, रियलाइजेशन लॉस। जो कैपिटल देना रह जाए वो रियलाइजेशन लॉस। बेटा 90 में से 60 दे पा रहे हैं, 30 नहीं दे पा रहे, जो 30 नहीं दे पा रहे वो अनपेड कैपिटल है, और वो किसको रिप्रेजेंट करती है, ये रियलाइजेशन लॉस में उसका हिस्सा 30 रहा होगा। दिस मींस देयर इज अ शेयर इन रियलाइजेशन लॉस ऑफ ₹30,000। इसका मतलब दिस मींस बेटा आप जब ये स्टेटमेंट बनाएंगे, पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन का बनाएंगे स्टेटमेंट, ये जो कैश आई पार्टनर को देते गए देते गए देते गए देते गए और लास्ट में बच गया, आप इनको नहीं दे पाए, कैपिटल अनपेड रह गई, अनपेड रह गई मतलब कम दे पाए, तो ये रियलाइजेशन लॉस है। मतलब यदि आप जो कैपिटल नहीं दे पाए एबीसी को, वो रियलाइजेशन लॉस है, और ज़्यादा दे पाए, कैपिटल से ज़्यादा दे रहे हो तो रियलाइजेशन प्रॉफिट है, और कैपिटल से कम दे रहे हो तो रियलाइजेशन लॉस है। मैंने ये समझाने की कोशिश की है, ये आपको फंडा बताया, ठीक है। अब बेटा इसको बताना चाहूंगा, ये थ्योरी तो आप पढ़ लेना। इन पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर हैविंग एक्सेस कैपिटल, बेटा यहाँ पर अब पार्टनर की कैपिटल और उसके रेशियो दोनों को देख करके पेमेंट तय करते हैं। बेटा जब आउटसाइड लाइबिलिटी निपट जाए, पार्टनर लोन जो लिया हुआ है वो भी निपट जाए, अब नंबर आता है पार्टनर्स कैपिटल का। कैपिटल को किसको कितना देना है वो तय करने के लिए हम लगाते हैं पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन की 2 मेथड, वो बताने जा रहा हूँ मैं बेटा। एक मैं बेसिक बता रहा हूँ पहले कि हमारा ए का बैलेंस 75 है और बी का बैलेंस 57 है। लग रहा है कि ए की कैपिटल ज़्यादा उसको पहले मिलेगा, लेकिन ए का रेशियो 3 है, बी का रेशियो 2 है। अब यहाँ पर देखो कैश अवेलेबल 12,000 है। बेटा अब यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि ए की कैपिटल ज़्यादा है, लेकिन ए की कैपिटल 75,000 है। तो बेटा एक क्या करो, यहाँ पर हम 75 और 57 ये देखकर जज मत करो कि किसकी कैपिटल ज़्यादा है, यहाँ तय करो फर्स्ट स्टेप। ये भी आगे फिर से आने वाला है। इसकी कैपिटल 75 फॉर 3 शेयर, इसकी 57 फॉर 2 शेयर, ये एक शेयर के लिए 25 और इसकी 57 डिवाइड बाई 2 28,500। इसकी केवल ज़्यादा है, इसकी सेकंड नंबर है, तो पहले इसको देंगे बेटा। तो कैपिटल एब्सोल्यूट टर्म में नहीं, उसके रेशियो से कनेक्ट करके देखी जाती है। ऐसा लग रहा था ए की केवल ज़्यादा है, पर ए तो फिक्स्ड डी है, क्योंकि बी की केवल 57 है 2 शेयर के लिए, तो 1 शेयर के लिए 28,500 है, और जबकि ए का 1 शेयर के लिए ओनली 25 है। इसका मतलब बी की कैपिटल ज़्यादा है, इसलिए प्रायोरिटी बी को मिलेगी। ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं समझाने जा रहा हूँ, वो आगे फिर से बताऊंगा। देयर आर 2 मेथड, पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन की 2 मेथड है, दोनों से आंसर सेम आंसर आता है, आंसर दोनों से सेम आता है। तो अब कौन सी करना, जो क्वेश्चन कह रहे, यदि क्वेश्चन कहते हैं मैक्सिमम लॉस मेथड तो वो करो, क्वेश्चन कहते हैं हाईएस्ट कैपिटल रिलेटिव तो वो करो, क्वेश्चन साइलेंट हो तो जो आपकी मन पड़े वो करो। साइलेंट है तो दोनों में से कोई मेथड लगाओ, आंसर सेम ही आता है दोनों मेथड से। हम पहले पढ़ेंगे मैक्सिमम लॉस मेथड। जब हमने क्लास में पढ़ा था तो पहले हाईएस्ट रिलेटिव पहले देखी थी, अब मैक्सिमम लॉस पहले देखेंगे। दिस मेथड अज्यूम दैट, बेटा ये मेथड एक फंडा है अच्छी लाइफ जीने का, कि आप मान के चलो कि आपका ये बस आखिरी दिन है, जिंदगी का ये आखिरी दिन है, जो जीना है जी लो। ये फंडा यहाँ भी लगता है। जब फर्म केस बांटती है, पार्टनर को केस बांटती है, बेटा अभी तो कई सारी एसेट पड़ी है जो बिकना बची है, कई सारी बिक गई है, कई बची है, बिकेगी, फ्यूचर में कैश और मिलेगा फिर बांटेंगे। लेकिन आज जो कैश रखी है वो किसको कितनी दे, ये मेथड ये अज्यूम करती है कि ये आज आखिरी डिस्ट्रीब्यूशन है, लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बाद कुछ नहीं मिलने वाला। ये मान के चलो, ये मान रहे हैं, जबकि एक्चुअल में एसेट पड़ी है उससे कुछ मिलेगा, लेकिन अभी ये मान लो कि आखिरी दिन है और कैश अब जो बांट रहे हैं ये लास्ट कैश है, इसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। तो बेटा आज जो कैश पड़ी है उसको लेकर के ये फंडा लेकर चलते देखो क्या होता है। जैसे एबीसी है बेटा, कैपिटल 60, 48 और 22 है, रेशियो 3:1 है, और बेटा आज कैश अवेलेबल 13,000 है बस। बेटा पार्टनर की जो टोटल कैपिटल है ना 60 प्लस 48 प्लस 22 मिलाकर 130 की टोटल कैपिटल है, और बेटा 13,000 ही अवेलेबल है। मतलब आज के बाद यदि फर्म 1 रुपया भी नहीं दे, मान लो नहीं देगी 1 रुपया भी नहीं देगी, तो बेटा पार्टनर को कितना लॉस हो गया, 130 में से उन्हें 13,000 ही मिल पाएगा, 117 उन्हें नहीं मिल पाएगा फ्यूचर में। ये उनका कैपिटल लॉस है, ये कैपिटल वो जो मिलने से रहेगी। बेटा 130 में से 13 तो इन हैंड पड़ा है, 13 तो अभी अभी दे रहे हैं, कितना नहीं मिल पाएगा, 117।
ये पार्टनर का लॉस है, उनकी कैपिटल का लॉस है, पर ये लॉस बेटा मैक्सिमम लॉस है। मैक्सिमम लॉस क्यों? क्या इससे ज्यादा लॉस हो सकता है? इससे कम हो सकता है। अगले साल, अगले महीने अब कुछ कैश और मिल जाएगी जो असेट पड़ी है उससे, तो ये लॉस और कम हो जाएगा। ये लॉस कम होगा यदि कैश और बढ़ गई, पर यदि कैश नहीं बढ़ी तो इससे ज़्यादा लॉस तो नहीं होगा ना। मान लो अगले साल वो जो असेट पड़ी थी वो चली गई, बाढ़ में डूब गई, जल गई, कुछ नहीं बचा, ठेंगा बचा, तो बेटा उनको 130 में 13 तो मिल गया ना, 117 से ज़्यादा लॉस तो हो नहीं सकता। तो बेटा इसको क्या बोलते हैं? मैक्सिमम लॉस। ये लॉस, और आप जानते हैं अनपेड कैपिटल को क्या बोलते हैं? रिलेशन लॉस। अभी भी बता दें, ये अनपेड कैपिटल है। अनपेड कैपिटल यानी रिलेशन लॉस। ये लॉस तीनों को बांट दो, ये मैक्सिमम लॉस है, इसको बांट दो तीनों में। तो ये 117 का लॉस जब बांटेंगे तीनों में, डिवाइड बाय 6, तो लॉस आया 19,500 का। इसको लॉस आया 39, और इसको लॉस आया 58,500। ये हमने जो रिलेशन लॉस हो सकता है मैक्सिमम, अगले महीने यदि वाकई कुछ नहीं मिला तो ये लॉस हो जाएगा, कुछ नहीं मिल पाया तो ये लॉस होएगा, और ये लॉस हमने आज की तारीख में बांट दिया। और आप जानते हैं कैपिटल में से रिलेशन लॉस घटाकर ही तो पेमेंट आता है। ये है कैपिटल, और ये उसमें से घटा दिया आज का रिलेशन लॉस। आज का रिलेशन लॉस यही है ना, इससे लॉस कम हो सकता है पर ज़्यादा नहीं। तो अब जिसकी कैपिटल में से जैसे 60 में से 58,500 गया, इसकी केवल बची है तो इसको पे कर दो, ये पेबल है बेटा। बस ये मेथड से अमाउंट सीधे निकल जाता है। इसको 9,000 पेबल है, और 22 माइनस 19,500, इसको 2,500 पेबल है। यदि किसी का ऐसा लॉस आया था ना कि कैपिटल से ज़्यादा लॉस आता, तो उसका लॉस हम बचे हुए दो पार्टनर को बांट देते। अभी तो तीनों का क्रेडिट है, कैपिटल ज़्यादा है, लॉस कम है। हमने रिलेशन लॉस मैक्सिमम रिलेशन बेटा, हम 130 में से 13 दे पा रहे हैं, एक 17 नहीं दे पा रहे हैं, ये मैक्सिमम लॉस है, ये लॉस बांट दिया। जिसकी कैपिटल सरप्लस रह गई, मतलब उसकी कैपिटल उसके लॉस से ज़्यादा है। लॉस ये है नोशनल, काल्पनिक, हाइपोथेटिकल, कि अगले महीने कुछ भी केस नहीं मिला तो ये लॉस होगा, तो भी इसको 1500, इसकी केवल एक्सेस है, उसको एक्सेस 1500 देनी पड़ेगी। और बेटा हमारे पास देखो केस 13,000 अवेलेबल है, और टोटल भी ये आ रहा होगा। तो ये है मैक्सिमम लॉस मेथड, आपको याद आ गई होगी। मैंने क्या बताया बेटा? ज़्यादा प्रैक्टिस करवा नहीं पाऊंगा। हाँ, यदि किसी में मैंने क्या बताया, यदि जैसे कैपिटल 48 है और यहाँ 48 के 50 52 आ गया होता, इसमें 4 का डिबिट आ रहा होता, 4 का लॉस, वो लॉस हम ए और सी को बांट देते। ठीक है ना बेटा? तो ये है मैक्सिमम लॉस मेथड, को आपको याद आ गया होगा। ठीक है बेटा? अब इसी क्वेश्चन को यदि हम करें हाईएस्ट रिलेटिव से, हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड, जिसकी कैपिटल कंपेरेटिवली ज़्यादा है, एक्सेस है, तो देखिए उसमें कैसे निकलता है बेटा। इसके लिए बनता है वर्किंग नोट। अभी हमने कैपिटल लिखी 60 48 22, कैश अवेलेबल है 30,000, रेशियो है 3:1। बेटा क्या करते हैं, स्टेप फर्स्ट, ए लिया, बी लिया, सी लिया, कैपिटल 60 48 और 22। बेटा सिर्फ रिकॉल करवा रहा हूँ, रिविजन करा रहा हूँ। इसको बेटा डिवाइड कर दो रेशियो से, 3 2 और 1। एब्सोल्यूट टर्म में मत देखो किसकी केवल ज़्यादा है, बल्कि रेशियो से कंपेयर करो। 60,000 सबसे ज़्यादा दिख रही थी, पर वो 3 हिस्से के लिए है, 3 हिस्से के लिए, मतलब एक हिस्से के लिए या आगे कैपिटल फॉर 1 शेयर, कैपिटल फॉर 1 शेयर, ये है 24 और ये है 22। ये फर्स्ट पर है, ये सेकंड पर है, ये थर्ड पर है। ये हमने कर ली रैंकिंग। जिसकी कैपिटल सबसे ज़्यादा है वो मत देखो कि 60 ए की सबसे ज़्यादा है, बेटा सबसे पीछे है वो, 60 जरूर है पर वो 3 हिस्से के लिए, तो एक हिस्से के लिए 20, बी के एक हिस्से के लिए 24 और सी के एक हिस्से के लिए 22। सबसे ज़्यादा तो बी की है ना, तो यहाँ पर क्योंकि अब यहाँ पर निकालो, पहले पेमेंट में कॉम्पिटिशन बी और सी में होगी, तो अब निकालेंगे स्टेप 2, स्टेप सेकेंड, एक्सेस ऑफ बी's कैपिटल ओवर सी। बेटा पहले तो बी और सी में ही तो होगा ना, ए तो अभी थर्ड नंबर पर है,
थर्ड नंबर वाले को तो बढ़ाएंगे बाद में, पहले ए बी और सी तो निपट ले, कौन आगे, बी आगे है, तो बी जितने से आगे है सी से उतना कैश पहले बी को दिया जाएगा। उसके बाद वो कैश देने के बाद फिर बी और सी आ जाएंगे रेशो में, फिर उनको कैश रेशो में दिया जाएगा। तो देखिए बीस कैपिटल लिखो 48 और कैपिटल टेकिंग बेस ऑफ सी किस कैपिटल, जो फिजडी है ना, जो मतलब कंपटीशन बी और सी में है, तो बी की केवल 48 है। हमको ये पता करना है कि बी कितना आगे है सी से। बेटा बी आगे है सी पीछे है, तो बी कितना आगे है इसलिए सी को देखना पड़ेगा ना, कितना कितना गैप इन दोनों में, तो उसके लिए सी को बेस बनाएंगे ना। सी की कैपिटल 22 है फॉर वन शेयर के लिए 22, तो बी का शेयर 2 है, तो यदि सी के हिसाब से देखें, सी के हिसाब से बी की कैपिटल 44 होना थी, के शेयर को देखते हुए 2 शेयर को देखते हुए 44 होना थी, पर है 48, 4000 से एक्सेस है। तो पहले एक्सेस पेबल टू बी इन प्रायोरिटी, पहले बी को एक्सेस अमाउंट पे करो सबसे पहले 4000 से इन प्रायोरिटी टू। ठीक है बेटा, अब देखो, अब यहां पर अभी तो आपने 4000 तो 13,000 में से 4 तो आपने बी के लिए रख दिया, अब बी और सी रेशो में आ गए। अब यहाँ नाउ बेटा अब यहाँ पर 4000 बी को देने के बाद बी और सी रेशो में आ गए हैं 2:1 में। अब जो कैश बढ़ेगा वो बी और सी को इक्वल नहीं 2:1 में बढ़ेगा, अब इक्वल नहीं आ गए, रेशो में आ गए। यदि आपने बी को 48 में से 48 में से 4 दे दिया, अब बी 44 पे आ गया, अब बी 44 पे और सी 22 पे, अब रेशो में आ गया ना, 44 22 44 22 44 22 2:1 में आ गए ना। तो अब बी और सी को मिलेगा कैश 2:1 के रेशो में। लेकिन अब यहाँ पर ये भी देख लेना जरूरी है कि कहीं आगे की कैश में सी का नंबर ए का नंबर तो नहीं आ रहा है, तो यहाँ आप निकालो नाउ एक्सेस ऑफ बी एंड सी ओवर ए। बेटा बी की कैपिटल 44 है और सी की कैपिटल बेटा 22 है। अब यहाँ पर एक कैपिटल है बी और सी की, हमको पता करना है ये ए से कितना आगे है, ताकि इनको जितना ये ए से आगे है उतना कैश पहले बी और सी को दे दिया जाए 2:1 के रेशो में, जितने से वो ए से आगे हैं। तो टेकिंग बेस ऑफ एस कैपिटल, जिससे कंपेयर करना बेटा ए से कंपेयर करना कि वो कितने से आगे ए से। ए की केवल थी ए की केवल थी 60 फॉर 3 शेयर, फॉर 1 शेयर 20 थी, तो इसकी केवल 2 शेयर के लिए होना चाहिए 40 और इसके लिए होना चाहिए 20। ये 4 से आगे है और ये 2 से आगे है। पेबल टू बी एंड सी प्रायर टू ए, बी और सी ए से 4 और 2 से आगे है। ठीक है बस बेटा, अब क्या करो, फाइनली ए लिया, बी लिया, सी लिया, फर्स्ट 4000 सिर्फ बी को दो, नेक्स्ट 6000 ये ना बेटा 4 और 2, बी को दो 4 और सी को दो 2000, ये हो गया 10। अब बचा बेटा 3000, ये 3000 जो बचा ना बेटा बैलेंस, इसको चूंकि अब बांट दो 3:2:1 में 1500। बेटा अब क्यों, पहले बी को 4 दिया, बी जितना आगे था सी से वो अब आगे नहीं रहा, अब बी और सी को कैसे बांटी 2:1 में, अगली 6000 और 6000 वो जितने से बी और सी आगे थे ए से। अब ए का भी नंबर शुरू हो गया ना, अब ए का भी नंबर शुरू हो गया, अगली जो कैश बची 3000, इसमें अब कोई भी आगे नहीं है बल्कि ए बी सी तीनों रेशो में आ गए, तो ये कैश बांट दो 1500, 1000 और 500 में। बेटा देख लो आपको कैश वही आ रहा होगा 1500, 4 4 8 और 9000 और 2500। बेटा देखो ना, जो हमने मैक्सिमम लॉस मेथड देखी थी उसमें भी यही कैश आ रहा था, और ये हाईएस्ट कैपिटल जिसकी कैपिटल रिलेटिवली हाईएस्ट है उसको पहले पे करो। ठीक है बेटा, अब मैं चाहता हूँ कि बेसिक तो हो गया, जिसको सिर्फ बेसिक समझना था मैंने बेसिक बता दिया, पर मैं चाहता हूँ कि मैं एक क्वेश्चन करवा दूँ पीसमेल में, एक हाईएस्ट रिलेटिव वाला, और जिसको नहीं देखना है बेटा उसके लिए कंप्लीट हो गया, जिसको देखना है वो एक क्वेश्चन देख लो, मेरी तरफ से कंप्लीट है बेटा। एक क्वेश्चन है पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन का आपके स्टडी मॉडल का। देखिए बेटा यहाँ पर क्रेडिटर हैं 17,000
और ये आपके मॉडल का 4th क्वेश्चन अपने नोट्स में भी है बेटा। और कैश एट बैंक है 6000, डेटर है, स्टॉक है, प्लांट एंड इक्विपमेंट है, लोन ए और बी को दिया हुआ है, ए कैपिटल है। रेशो है 532, कैश हर मंथ के एंड में डिस्ट्रीब्यूट होती है। जुलाई मंथ में कैश इतनी मिली, जुलाई मंथ में कैश मिली डेटर से, कैश मिली स्टॉक से, 1000 के एक्सपेंस हो गए, 8000 कैश बचा के रखनी है अगले महीनों के लिए, कुछ बचा के लिए, ताकि फर्म अभी बंद नहीं हुई है, कुछ खर्चे बचा के, कुछ छोटे मोटे खर्चे के लिए कैश बचा के रख ली। अगले महीने कैश मिली नहीं, अगले महीने एक भी एसेट नहीं बिकी, हाँ खर्चे जरूर हो गए 1500, और कैश बचा के रखनी सिर्फ 2500। और यहाँ पर एक इक्विपमेंट था जिसकी बुक वैल्यू 4000 की थी, वो 10000 की वैल्यू पर सी ले गया। बेटा क्वेश्चन आप पढ़ लेना। और लास्ट मंथ में असेट से मिला 75 और एक्सपेंसेस रहे लास्ट में फाइनली 1000। बेटा मैं फटाफट 5-8 मिनट में करवा दूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। बेटा देखिए मैंने स्टेटमेंट ऑफ पीस में बनाया, क्रेडिटर लिए बेटा मैंने 17000 है ना, एक ही कैपिटल में बेटा, एक ही कैपिटल देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक ही कैपिटल 67 है, और 67 तो उसको देना है, पर उसको 12 का लोन दिया हुआ है, तो 67 ए को देना भी है और 12 उससे लेना भी तो है। तो बेटा 55 ही दिखाओ ना यहाँ पर, 55,000 देना दिखा दो ए को, बी को देना है 45, लेकिन उसको लोन दिया हुआ है 7500, ये लोन लेना एडजस्ट कर लो, अब देना बचा 37,500, यहाँ दिखा दो 37,500। और सी की कैपिटल लिख दो 31,500, 31,500। ठीक है बेटा। अब जुलाई मंथ में ओपनिंग कैश कितनी थी, बैलेंस शीट में देखो, बैलेंस शीट में ओपनिंग कैश दी हुई है 6000, ओपनिंग कैश 6000 जुलाई मंथ में। कलेक्शन जुलाई मंथ में हुआ 16,500 डेटर से, 10,000 स्टॉक से, 26,500 कलेक्शन हुआ, 26,500 का कलेक्शन हुआ, जोड़ दो। एक्सपेंसेस हुए फर्स्ट मंथ 1000, घटा दो, और कैश 8 बचा के रख लिए, वो भी घटा दो, तो पता पड़ेगा कितनी कैश पेमेंट के लिए अवेलेबल है। 6000 ओपनिंग कैश थी, 26,500 आई, एक्सपेंस हो गए 1000, बची 31,500, उसमें से 8000 बचा लो अगले महीनों के लिए, 23,500 की कैश अवेलेबल है बांटने के लिए। इसमें से पहले क्रेडिटर्स को पे कर दो 17,000, 17,000, 17 दे दी क्रेडिटर को आउटसाइड लाइबिलिटी को, अब बच गया 6,500। ये है बैलेंस अवेलेबल फॉर पार्टनर्स। अब 6,500 जो पार्टनर्स के लिए अवेलेबल है, ये किसको देना है, कितना देना है, उसके लिए बनेगा वर्किंग नोट नंबर 1 फॉर जुलाई मंथ। बेटा उसके लिए पार्टनर की कैपिटल 55, 37,500, 31,500, ये है कैपिटल। और मैं प्रेजेंटेशन में ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। रेशो है 532 फॉर 5 शेयर, 53 शेयर फॉर 2 शेयर, 55 है फॉर 5 शेयर, और 1 शेयर इट इज़ 11,000। कैपिटल फॉर 1 शेयर इसकी 37,500, 37 था ना ये, डिवाइड बाय 3, 12,500 फॉर 1 शेयर, और इसका 31,500 डिवाइड बाय 2, 15,750। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। अब यहाँ पर एक्सेस ऑफ सीज, क्योंकि सी नंबर 1 पे है ना बेटा, एक्सेस ऑफ सीज कैपिटल ओवर बी, सीज कैपिटल बेटा 31,500 है, कैपिटल टेकिंग बेस ऑफ बी, बेटा बी सेकंड नंबर पर है, हम सी के लिए पता करना है कि वो बी से कितना आगे है, तो बी को बेस बनाना पड़ेगा। बी की बेटा 12,500 है फॉर 1 शेयर, तो 2 शेयर के लिए इसकी 25 होना थी, और 6,500 से ज़्यादा है सी। लकीली बाय चांस 6,500 ही हमारे पास केस बचा हुआ है, ये गजब हो गया। 6,500 से सी आगे है बी से, तो 6,500 पूरा सी को दे दो, पे टू सी 6,500। न क्रेडिटर को, न ए को, न बी को, बल्कि 6,500 पूरा क्रेडिटर। बेटा अगस्त मंथ में मैं लिखना भूल गया, अगस्त मंथ में फिर से लाइन लिखो, ये बचा नील, मुझे लिखना था नील, ये बचे अभी पूरा 55,
ये बचे 37,500 और ये बचा बेटा 25, ये बचा ना बेटा। ये अगले मंथ में शुरुआत लिखी फिर से। बेटा ओपनिंग कैश 8,000 था, कलेक्शन कुछ नहीं आया, एक्सपेंसेस 2000, एक्सपेंसेस कितने रहे 1500, ओके सॉरी एक्सपेंसेस रहे 1500, एक्सपेंसेस 1500, केज बचा नहीं है 2500, अवेलेबल रही बेटा 4000। और एक काम हुआ, एक इक्विपमेंट सी ले गया 4 वाला 10,000 की वैल्यू पर, 4000 जिसकी बुक ली थी 10,000 पर सी ले गया। बेटा सबसे पहले ये इक्विपमेंट ले गया उसको लिखा दो ना, इक्विपमेंट। अब बेटा फिर से नंबर बदल के सारे, अब फिर से मंथ, अगस्त मंथ, ए 55,000, बी 37,500 और सी बेटा 25 में से वो 10 का ले गया इक्विपमेंट, बचा 15,000, बचा 15,000 क्योंकि इक्विपमेंट ले गया। रेशो 5:3:2, 11,000, 12,500, 7,500। बेटा अब नंबर 1 इसका आ गया, नंबर 2 इसका आ गया और नंबर 3 इसका आ गया। हम निकालेंगे एक्सेस ऑफ बी ओवर ए, क्योंकि बी आगे है ए से, तो बी 20 कैपिटल 37,500। अब यहाँ पर कैपिटल टेकिंग बेस ऑफ ए, बेटा ए की कैपिटल है 11,000 एक हिस्से के लिए, तो बी को अपने 3 हिस्से के लिए 33 लानी थी, 33 बी की केबल होना थी। ए का 11,000 है फॉर 1 शेयर, उसको देखते हुए बी की केबल 33 होनी थी पर है 37,500, तो इसकी 4,500 है, तो पेबल टू बी इन प्रायोरिटी। बेटा हमारे पास लेकिन केस 4,000 ही अवेलेबल है, तो 4 पूरी बी को दे दो, हमारे पास केस 4 ही अवेलेबल है, तो पूरी पेड टू बी 4,000। अभी भी बी 500 से आगे है जो दे नहीं पाए, बस बेटा आप चाहो तो कर सकते हो। अब ध्यान रखना सितंबर मंथ में चलो कर लो, फर्स्ट ₹500, बी 4,500 से आगे था ए से, उसमें से उसे 4,000 मिला है, तो 500 अभी पेंडिंग है, ₹500 पेबल टू बी प्रायर टू ए। बेटा 500 तो हमारा पिछले मंथ से डिसाइडेड है। अब बेटा अब यहाँ पर 500 रुपया जैसे आपने बी को दे दिया सबसे पहले, लास्ट मंथ में 500 रुपया आपने बी को सबसे पहले दिया, तो अब बी आगे नहीं रहा बल्कि ए और बी रेशियो में आ गए। अब एक्सेस ऑफ ए एंड बी ओवर सी, क्योंकि बेटा 500 रुपया 500 रुपीज जैसे आपने बी के लिए अलग रखा, क्योंकि बी ए से 500 रुपीज से ही आगे था ना बेटा, 4,500 से आगे था, उसको 4,000 मिल चुका, 500 हमने अलग रख दिया। अब बी आगे नहीं रहा क्योंकि उसको 4,000 पहले मिल गया था, 500 हमने इस मंथ दे दिया सबसे पहले, अब बी आगे नहीं रहा बल्कि ए और बी रेशियो में आ गए। तो अब ये देखो कि ए और बी को कैश मिलना शुरू होगी रेशियो में, लेकिन कब तक, जब तक कि सी का नंबर ना आ जाए। तो अब निकालें एक्सेस ऑफ ए एंड बी ओवर सी, यहाँ पर ए लिया, यहाँ पर बी लिया, ए की कैपिटल 55 है, बी की कैपिटल बेटा 33 है। कैसे 33 कैसे बेटा, यहाँ पर क्रेडिट बचा था 0, ए बचा था 55, बी बचा था 33,500, सी बचा था 15,000, है ना बेटा। 33,500 में से 500 दे दिया अलग से, ध्यान है बेटा आपको। अब बी के लिए 500 अलग देने के बाद 33 बचा ना बेटा। अब यहाँ पर टेकिंग बेस ऑफ सी का 7,500 है, 1 शेयर के लिए, तो 5 हिस्से के लिए 7,500 ना बेटा उसका सी का, और 1 शेयर बताइए बेटा आपको 7,500 इंटू 5, इसके 5 हिस्से के लिए होना चाहिए 37,500, इसका 7,500 इंटू 3 22,500। सी की कैपिटल 7,500 देखते हुए ए की कैपिटल कितनी ज़्यादा है 55 है, जबकि सी के हिसाब से 37,500 होना थी, ये है 17,500 से आगे। बी 10,500 से आगे, तो ये हो गया 28,000 हो रहा दोनों का मिला के।
पेबल टू ए एंड बी। बेटा अब फाइनल पेमेंट निकाल लो, मैं थोड़ा स्पीड रख रहा हूँ। ए बी सी, बेटा फर्स्ट 500 बी को दिया था अपन ने, नेक्स्ट 28,000 ए को 17,500, बी को 10,500, सी का नंबर नहीं था। अब जो केस बचेगी ना बेटा इसके बाद, लास्ट मंथ में हमने किया नहीं अभी, केस कितनी अवेलेबल है, मैंने थोड़ा स्पीड से किया बेटा। लास्ट मंथ में ओपनिंग केस कितनी थी, केस बचाई थी अपने 2,500 पिछले मंथ। केस जो भी आई, केस कितनी आई 75,000, एक्सपेंसेस रहे 1,000। तो बेटा यहाँ पर ओपनिंग केस 2,500, कैश आई 74,000, एक्सपेंसेस हो गए 1,000, 75,500 कैश अवेलेबल है, इसी को बांटना है हमें। 75,500 में से 500 सबसे पहले बी को दे दिए, 28 ए और बी को दे दिए, 50 47। मेरा कुछ कैलकुलेशन में गलत हो तो आप करेक्ट कर देना। ये बांट दो तीनों को उनके रेशियो में बस। और बेटा कैपिटल बस ये बात, ये मैंने बेटा बेसिक बताया है आपको, ये आप क्वेश्चन कर लेना। अब यदि कैपिटल अनपेड रह जाए तो रिलेशन लॉस, यदि ज़्यादा दे रहे हो तो रिलेशन प्रॉफिट, आप चेक भी कर सकते हो। बेटा आप थ्योरी में पढ़ लेना, उसके बाद पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी में डिफरेंस क्या है। बेटा आप इसका डिफरेंस आप खुद पढ़ लेना कि पार्टनरशिप, आपको बताइए दोनों के एक्ट अलग अलग है, ये आपको ध्यान रखना है कि इसका पार्टनरशिप एक्ट है, उसका लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है। और पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड भी हो सकती है, अनरजिस्टर्ड भी, उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है, लेकिन एलएलपी बनेगी तो उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है विद आरओसी, है ना बेटा। पार्टनरशिप बनती है बाय एग्रीमेंट, लेकिन एलएलपी के लिए वही लीगल फॉर्मेलिटी लगती है जैसे कंपनी में लगती है। तो वो क्रिएशन ऑफ लॉ है, मतलब उसके लिए लॉ आपको जाकर उसकी फॉर्मेशन करवानी पड़ती है एक्ट में, और फर्म तो एग्रीमेंट की और बन जाती है। बेटा यहाँ पर फर्म कोई बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, लेकिन एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, सेपरेट लीगल एंटिटी। फर्म की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। पार्टनर गए, 2 पार्टनर थे, भी खत्म, फर्म भी खत्म। लेकिन एलएलपी में कंपनी जैसा होता है परपेचुअल सक्सेशन, वो पॉइंट उन्होंने आगे और भी लिखा है, पर पार्टनरशिप डू नॉट हैव परपेचुअल सक्सेशन। 2 पार्टनर थे, गए दोनों, फर्म डिसॉल्व। 3 पार्टनर से डेथ हो गई, फर्म खत्म। 3 पार्टनर थे, 2 की डेथ हो गई, एक ही बचा, फर्म डिसॉल्व। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं, एलएलपी में ऐसा नहीं होता, कंपनी जैसा होता है, मतलब शेयरहोल्डर की डेथ के बाद भी कंपनी बनी रहती है, वो खत्म नहीं होती, ध्यान रखना। यदि एलएलपी में 4 लोग थे, चारों की डेथ हो गई, तब भी एलएलपी रहेगी, उसमें नए सक्सेसर आ जाएंगे वगैरह। नंबर ऑफ पार्टनर, इसमें आपको बेटा ये डिफरेंस आप पढ़ लेना, मैंने आपको बता दिया बस कि आपको ये पढ़ना है, डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड एलएलपी, ठीक है बेटा। तो ये मैंने रिवीजन कराया है। आपकी कोई स्पेशल डिमांड हो तो आप मुझे जरूर पर्सनली एसएमएस कर सकते हैं। बेटा मुझे स्पीड से इसलिए करवाना पड़ा, स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर आप क्वेश्चन मत कराइए, स्पीड से रिवीजन कराइए, ताकि हम कम टाइम में हम देख पाएँ। हमारे पास टाइम कम है, तो हम रिवीजन बहुत कम टाइम में देखकर उसके क्वेश्चन खुद करना चाहते हैं, इसलिए मैंने रिवीजन बेटा बहुत शॉर्ट में और फास्टली कराया है। आपकी कोई स्पेशल डिमांड हो तो मैं बेटा फ्री करूँगा, और बचा हुआ नहीं तो मैं अब नेक्स्ट चैप्टर रेडी करूँगा। और बेटा ये चैप्टर थोड़ा डिले हो गया, वो मैंने घर में बैठ के हम पान खाने की इच्छा हुई, चूना पान में ज़्यादा लग गया, तो वो मेरा टंग में इशू हो गया, अल्सर, छोटे मोटे अल्सर हो गए, तो मुझे 2-3 दिन लग गए वो ठीक होने में, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, ठीक है बेटा। और कल तो मैं रिकॉर्डिंग के लिए आया भी था, तो हमारा यहाँ पर नई लीज लाइन लग रही है अपने अनइंटरप्टेड नेट के लिए, तो उसके लिए हम कल रिकॉर्डिंग में कल भी नहीं करें, सॉरी। अब बेटा मैं एज अर्ली एज पॉसिबल रिकॉर्डिंग करूँगा। थैंक यू।